हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार साइन एजुकेशन पे। तो हम डिस्कस कर रहे थे मैथ के अंदर संख्या पत्ती और संख्या पत्ती की हमारी 3 क्लास कंप्लीट हो चुकी है और आज हमारी ये लास्ट क्लास रहेगी। तो हमने बेसिक कंप्लीट कर लिया और कल वाली क्लास में हमने जो बेसिक के ऊपर जो क्वेश्चन बन रहे थे वो सारे हमने डिस्कस किए। और इस क्लास में हम थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चन देखेंगे, जो टाइप हमारा रह गया था वो हम इस क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं। तो क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या हमारा, दिए गए युग्मों में से कौन सा युग्म सहभाज्य संख्या युग्म नहीं बनाता है। इसमें क्या है, युग्म बनाता है। तो हमको देखो चार ऑप्शन दे रखे हैं, ए बी सी और डी। इसमें से हमको ये देखना है कि कौन सा युग्म है जो सहभाज्य संख्या युग्म बनाता है। तो सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ आप कि सहभाज्य संख्या क्या होती है। पहली क्लास में हमने डिस्कस किया था, याद है सभी को, कि सहभाज्य संख्या कौन सी होती है। तो वह संख्या है, यानी दो संख्याओं का हमको नंबर लेना है या युग्म लेना है जिसके अंदर कॉमन, यानी कि कॉमन ऐसी कोई संख्या ना हो जिसका भाग जाता हो एक के अलावा। जैसे कि 3 और 5, हम एग्जाम्पल के तौर पे संख्या ले रहे हैं कि 3 और 5। तो देखो 3 और 5 ऐसी संख्या हो गई जिसके अंदर एक के अलावा किसी भी ऐसी कोई कॉमन संख्या का भाग नहीं जा रहा कि वो दोनों संख्या में भाग चला जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं 4 और 6 लूँ, तो ये सहभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 4 के अंदर भी 2 का भाग जा रहा है और 6 के अंदर भी 2 का जा रहा है, तो ये संख्या सहभाज्य संख्या नहीं होगी। तो इसी तरह हमको ये चारों ऑप्शन है, इनमें से एक संख्या छांटनी है। तो देखो पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, पहला ऑप्शन दे रखा है 36 और 15। तो आपको सबको पता है कि हमने क्या पढ़ा था, भाजकता का नियम, कि 2 से 3 से 4 से 5 से 7 से 10 से 11 से। तो हम पता कर सकते हैं कि इसमें किसका भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो 36 और 15 है, तो आपको पता है कि इन दोनों संख्याओं के अंदर 3 का भाग जा रहा है। किसका भाग जा रहा है? 3 का। यानी 36 में भी जा रहा है, 15 में भी जा रहा है, यानी 5 3 15 और 36 के अंदर 12 यानी 36। उसी प्रकार 21 और 42 का देखो, तो 21 में देखो 7 का भाग जा रहा है, 7 3 21, और 42 के अंदर भी 3 का भाग जा रहा है। कितनी बार जा रहा है 42 का? 14 बार। यानी 14 3 42 होता है। तो इसी प्रकार 9 और 63 का देखो, तो 9 में भी 3 का जाएगा और 63 में भी जा रहा है। लेकिन 11 और 21 दे रखा है, यानी ऑप्शन 4 हमारा क्या दे रखा है, देखो दिखाई दे रहा है सबको, क्या है, 11 और 21। तो इसके अंदर किसी का भी भाग नहीं जा रहा सिवाय एक के। तो ये हमारा जो 11 और 21 है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा सहभाज्य संख्या। क्या हो जाएगा? सहभाज्य संख्या। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो याद रखना, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। नेक्स्ट देखो, किस प्रकार की संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं नहीं होती हैं, यानी को प्राइम नंबर नहीं होता है। अब हमारे पास चार ऑप्शन है, देखो कौन कौन से ऑप्शन दे रखे हैं। कोई दो क्रमागत सम संख्याएं, कोई दो क्रमागत विषम संख्याएं, कोई दो अभाज्य संख्याएं और कोई दो क्रमागत संख्याएं। यानी अब हम इन चारों पे हम अप्लाई करके देखेंगे कि कौन सी संख्याएं वो को प्राइम या सह अभाज्य संख्याएं नहीं होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कोई दो क्रमागत सम संख्याएं। अब मैं आपसे पूछूं सम संख्या कौन सी होती है जिसके अंदर दो का भाग पूरा पूरा जाता है। तो देखो, यानी 4 6 8 2, ये कौन सी संख्या हो गई, ये हो गई क्रमागत सम संख्या। तो कोई भी दो नंबर आप उठा के देख लो, यानी 6 और 8 देख लिया, तो इन दोनों के अंदर दो का भाग जाएगा। इसका मतलब ये क्या नहीं होगी, ये को प्राइम नहीं होगी। इसी प्रकार कोई दो क्रमागत विषम संख्याएं, तो विषम संख्या अगर देखें तो 1 3 5 7। तो इनमें से कोई भी दो नंबर उठा के आप चेक कर सकते हो कि किसी के अंदर एक के अलावा किसी का भाग नहीं जाएगा। जैसे 5 और 7 है या 3 और 5 है, तो इसके अंदर कोई भी ऐसा नंबर नहीं है एक के अलावा जिसका दोनों में भाग चला जाए। तो ये हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। लेकिन ये यहाँ पे पूछा नहीं होती है, तो हमारा तो वैसे पहले ऑप्शन से काम चल गया लेकिन हमको ट्राई सब करना है। अब आगे देखो, कोई दो अभाज्य संख्या है। अब मेरे को ये बताओ अभाज्य संख्या कौन सी होती है। तो अभाज्य संख्या वही संख्या होती है जिसके अंदर या तो खुद का भाग जाता है या फिर एक का भाग जाता है। जैसे कि 3 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई, 11 हो गई। तो इनमें भी आप किसी भी दो संख्या को उठा के देख सकते हो कि कोई भी कॉमन नंबर नहीं है जिसका दोनों में भाग चला जाए। तो ये भी हम यहाँ पे काउंट करेंगे। आगे है कोई दो क्रमागत संख्या। क्रमागत संख्या कौन सी होती है? क्रमागत संख्या यानी कि कंटिन्यू नंबर, 1 2 3 4 5 6। तो क्रमागत का मतलब जैसे 11 और 12 मान लो, 9 और 10 मान लो। तो ऐसी क्रमागत संख्या है, इसके अंदर कोई भी कॉमन संख्या का भाग नहीं जाएगा। तो यानी ये तीनों ऑप्शन हमारे एक साइड और ए वाला एक साइड, तो ये हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है ये भी आपको समझ में आया है। आगे देखो, यदि P और Q एक संख्या 728 पी क्यू की दो एकल अंकों वाली प्राकृत संख्याएं हैं जिससे कि यह 80 से विभाज्य है, तो P गुणा Q किसके बराबर होगा। तो देखो एकदम शानदार क्वेश्चन है।
अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो यहाँ पे पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट आंसर बता सकते हो इसका। कैसे करेंगे बताओ? तो देखो सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि संख्या क्या दे रखी है, 728 और पी और क्यू, ये संख्या दे रखी है। अब इसमें भाग किसका देना है, यानी 80 से विभाज्य, यानी इसके अंदर 80 का भाग देंगे हम। किसका भाग देंगे? 80 का। सबसे पहले आपको पता चलेगा किसका भाग देना है, 80 का। अब मेरे को ये बताओ, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना, अगर भाजकता का नियम पता है तो किसी भी संख्या में अगर हम 10 का भाग देंगे तो वो 10 से पूरी पूरी बार कब विभाज्य हो जाएगी या कब कटेगी, तो आप बोल सकते हो कि उस संख्या के लास्ट में 0 होना जरूरी है। यानी मान लो कि 50 है, इसमें अगर मैं 10 का भाग दूंगा तो ये 0 से 0 कैंसिल, और हमारा क्या बच गया, 5 बच गया। समझ में आया सबको? जैसे कि मान लो 20 है, तो 20 के अंदर 10 का भाग, 0 से 0 कैंसिल, 2 आ गया। अगर मैं 55 की बात करूं तो इसमें बताओ 10 का भाग पूरा पूरा जाएगा क्या? नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि लास्ट में 0 होना जरूरी है। तो इसी प्रकार अगर हम 80 का भाग देंगे, किसका भाग देंगे यहाँ पे देखो, 80 का, तो 80 में क्या है, 0 है। या तो हम इसको 8 गुना 10 लिख सकते हैं, या फिर अगर ऊपर वाली संख्या के अंदर अगर लास्ट का डिजिट 0 नहीं होगा तो ये समझ के चलो कि 80 का भाग इसमें नहीं जाएगा। तो आपको यहाँ पे ये तो पता चल गया ना कि Q का मान यहाँ पे क्या होने वाला है, तो Q का मान 0 होगा। तब 0 से 0 कटेगा, फिर बाकी जो संख्या है उसके हम देखेंगे कि 8 का भाग जाएगा या कितनी बार जाएगा। लेकिन ये कंडीशन यहाँ पे फुलफिल होनी चाहिए कि जो Q की वैल्यू है वो यहाँ पे क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो बस अगर आपको ये पता चल गया तो अब आगे इसको करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमको आंसर निकालना है P गुना Q। क्वेश्चन में दे रखा है क्या आंसर निकालना है, P गुना Q। अब अगर Q की वैल्यू 0 है तो बताओ P को Q से गुना करेंगे तो आंसर क्या आएगा, यानी 0 को किसी भी संख्या से अगर हम गुना करेंगे तो आंसर 0 ही आना है। यानी इसका ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। बताओ, एकदम इजी क्वेश्चन था। अगर आपको ये कंसेप्ट पता हो गया तो ये मानो कि पेन उठाने की भी यहाँ पे जरूरत नहीं थी। नेक्स्ट बताओ, कौन सी संख्या 2310 के सभी अभाज्य गुणनखंडों के योग से 1 कम है? अब इसमें देखो सबसे पहले तो हमको क्या करना है, सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि अभाज्य गुणनखंड कौन से होते हैं। क्या पता होना चाहिए कि अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इनके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। किसके? 2310 के अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या का भाग देंगे। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, 2 होती है। तो चलो 2 से भाग दे लिया। तो बताओ 2310 में 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, तो देखो 2 एकम 2, 3, फिर 1, फिर ये 5 और 5, कितना आ गया, 1155 आ गया। अब ये बताओ कि 1155 के अंदर 2 के बाद में कौन सी संख्या भाग जाएगा, तो आपको पता है 2 का नहीं जाएगा। क्यों? भाजकता का नियम हमको याद हो गया। 3 का, तो 3 का अगर इनके अंकों का योग अगर 3 के भाग जा रहा है तो 3 का चला जाएगा। तो 5 और 5 10, 11 और 12, यानी कितना हो गया कि 5 5 10 और 1 11 1 12, यानी इसमें 3 का भाग चला जाएगा। तो हम इसमें 3 का भाग दे के देख सकते हैं। तो बताओ 1155 में हम 3 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, तो देखो साइड में देख के देखते हैं। यानी 3 तियां 9, कितना बचा, 10 11 2, और फिर 3 से 3 7 21, 4 और 5 यानी 9, कितना है 15 3 45, नहीं 24, 8 बार गया क्या, 1 और 5, तो कितना आया 3 8 5, ये आया ना 3 8 5। अब बताओ इसमें किसका भाग जाएगा, तो आप बोल सकते हो कि इसके अंदर 5 का भाग जाएगा। तो 5 का भाग कितनी बार जाएगा बताओ, तो 5 का भाग जाएगा 7 पंजो 35, और फिर कितना आया 3, और फिर 5, यानी 7 पंजो 35 स्वतंत्र बार। अब मेरे को ये बताओ स्वतंत्र में किसका भाग जाएगा, आप बोल सकते हो 7 का भाग जाएगा। तो ये 7 का भाग दे दिया कितनी बार, 11 बार, फिर 11 का भाग जाएगा 1 बार। तो ऐसे हमको करके देखना है, इतना आप कर लोगे। तो ये जो साइड में नंबर आए हैं ये इसके सारे के सारे क्या है, इनके गुणनखंड है। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखो क्वेश्चन में दे रखा है कि सभी अभाज्य गुणनखंडों के योग करना है, और फिर जो आंसर आएगा उस योग में से हमको एक कम करना है, वो हमारा एक्चुअल में उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो इसका योग करोगे देखो कितना आ जाएगा, देखो 7 3 10, 10 और 10 20, 20 और 5 25 26 27 28, कितना आ गया 28। यानी इन सभी का योग हमने किया तो वो कितना आ गया 28। यहां तक आप कर लोगे। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखो क्वेश्चन दे रखा है कि अभाज्य गुणनखंडों के योग से एक कम है, तो यानी 28 में से हमको एक माइनस करना है, तब जाके हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे 27 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
तो बताओ समझ में आया कि नहीं आया। क्या करना है, 2310 है, उसका पहले अभाज्य गुणनखंड निकालनी है, उसका योग करना है। योग करने के बाद में क्वेश्चन में दे रखा है कि इसका एक कम बताना है, तो 28 में से एक कम कर दिया, कितना आ गया 27। ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ये बोल रहा है कि यदि 11 अंकों की संख्या 1 2 3 8 9 x 63 78 y 72 से विभाज्य है, किससे विभाज्य है, 72 से, तब जाके 7x प्लस 7y के अंडर रूट का मान हमको ज्ञात करना है। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि इस संख्या के अंदर जो x और y की जो डिजिट है, जो मिस है यहाँ पे, उसका हमको वैल्यू ज्ञात करना है। ज्ञात कर सकते हैं, कैसे ज्ञात करेंगे बताओ। ये क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है कि 72 से क्या है, वो विभाज्य है। अब या तो 72 से आप डायरेक्ट भाग दे के देखो, तो ये तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। लेकिन हमने क्या पढ़ाया था आपको, भाजकता का नियम पढ़ाया था। कैसे कि 72 के 2 टुकड़े करो तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा और 8 आ जाएगा, यानी 9 इंटू 8। 9 अंठा 72 होता है ना, तो 9 और 8, तो यानी अगर इस पूरी संख्या में 9 का और 8 का भाग अगर पूरा पूरा जा रहा है, तो इसका मतलब इस संख्या के अंदर 72 का भाग भी पूरा पूरा चला जाएगा। ये बात आप सभी को पता है। तो अब मेरे को ये बताओ, कंडीशन बताओ कि 8 की भाजकता का नियम क्या होता है और 9 की भाजकता का नियम क्या होता है। तो आप सभी को पता है कि 8 की भाजकता का नियम क्या कहता है, कि 8 की भाजकता का नियम ये बोल रहा है कि जो संख्या दे रखी है उसके जो लास्ट के 3 अंक है, उसके अंदर अगर 8 का भाग पूरा पूरा जाएगा, तो उसमें 8 का भाग भी चला जाएगा। 9 की भाजकता का नियम क्या कहता है कि जो पूरी संख्या दे रखी है, पहले उसके अंकों का योग करो, उस योग में अगर 9 का भाग जा रहा है, तो उस संख्या में भी पूरा 9 का भाग चला जाएगा। तो सबसे पहले हम 8 पे ट्राई करते हैं। तो देखो लास्ट की 3 डिजिट क्या है, 7 8 और y। अब इसके अंदर अगर 8 का भाग पूरा पूरा चला जाए, तो इसका मतलब इस पूरी संख्या में 8 का भाग चला जाएगा। तो देखो 78 और इसके अंदर y मिस है, वो हमको वैल्यू पता करनी है और इसमें 8 का भाग देना है। तो बताओ कितनी बार जाएगा, तो 9 अंठा कितना होता है, 72। 72 के बाद में मेरे को ये बताओ कि शेष कितना बचा। 72 के बाद 73 74 75 76 77 और 78, 6 शेष बच गया। कितना शेष बचा, 6। अब मेरे को ये बताओ कि y की वैल्यू यहाँ पे क्या होनी चाहिए कि इस 6 के आगे मैं लिखूं। क्यों, देखो साइड में देखो एक बार, 78 और y दे रखा है। अगर मैं इसमें 8 का भाग दूं, कितने का भाग दूं, 8 का, तो देखो कितनी बार गया, 9 अंठा 72 और कितना बचा, 6। उतारा y। अब अगर y की वैल्यू मैं मिनिमम क्या रखूं, यानी y की वैल्यू में क्या रखूं कि 8 का भाग पूरा पूरा चला जाए। तो y का मान 1 रखूं तो 61 हो जाएगा, तो 61 में 8 का भाग नहीं जा रहा। 2 रखूं तो 62 हो जाएगा, तब भी नहीं जा रहा। 3 रखूं 63 हो जाएगा, नहीं। और y का मान अगर मैं 4 रखूं, कितना रखूं, 4 रखूं, तो यानी ये हो जाएगा 64। और 64 होते ही 8 गुना 8 कितना होता है, 64, यानी भाग जा रहा है पूरा पूरा। तो आप यहाँ पे ये बोल सकते हो क्या कि y की वैल्यू हमको पता चल गया कि y की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी 4। तो अगर हमारे पास y की वैल्यू निकल के आ गई, तो आप बोल सकते हो कि हम x की वैल्यू भी निकाल लेंगे। इतने हम एक्सपर्ट हो चुके हैं। कैसे निकालेंगे, क्योंकि 8 का तो काम हो गया, अब बचा किसका, 9 का। और 9 का भाजकता का नियम क्या कहता है, इन सब का योग करो। अब यहाँ पे जो y है उसकी जगह हमको 4 लिखना है। तो संख्या क्या बन गई, देखो ये हटा दूं मैं एक बार के लिए। ये बन गई देखो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 9 प्लस x प्लस 6 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 4। ये इतनी संख्या हमारे पास आ गई। इन सब का हम योग करेंगे, लेकिन इस योग के अंदर ओनली एक ऐसी संख्या है, कौन सी, y। कौन सी संख्या है यहाँ पे, ये y दे रखी है। नहीं, y का तो हमको निकालिए, x का मान दे रखा है जो कि हमको पता करना है। और सारी की सारी डिजिट है उसको हम जोड़ सकते हैं। तो इन सबको अगर हम जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 51। कितना आ जाएगा, 51। और x की जगह हम x रखेंगे, कितना रखेंगे, x। और भाग किसका देना है, 9 का। अब मेरे को ये बताओ कि 51 के अंदर क्या जोड़ूं मैं, 1 जोड़ूं, 2 3 4 5, कि 9 का भाग पूरा पूरा चला जाए। तो अगर मैं सबसे पहले 1 जोड़ूं, तो 51 में 1 जोड़ा 52 हो गया, 9 का भाग नहीं जा रहा। फिर 2 जोड़ा तो 51 बाद में 52 53 हो गया, नहीं जा रहा। फिर मैं क्या जोड़ूं, 3 जोड़ूं, तो 51 52 53 54, कितना हो गया, 54। और इसमें 9 का भाग जा रहा है पूरा पूरा, यानी 9 6 54 होता है। तो बताओ x की वैल्यू यहाँ पे क्या निकल के आई, तो आप बोल सकते हो कि x की वैल्यू 3 निकल के आ गई। क्या निकल के आई, 3। तो ये हमारा
यहाँ पे आंसर पूरा हो गया कि x का मान कितना हो गया 3 और y का मान कितना हो गया 4। ठीक, आगे देखो, 1 मिनट रुकना। हाँ देखो, तो इसमें x का मान हमारे पास कितना आ गया निकल के 3 और y का मान कितना आ गया 4। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पूछा क्या है ये बताओ मेरे को। क्वेश्चन में ये पूछा है कि 7x प्लस 7y का मान ज्ञात करना है हमको, यानी 7x प्लस 7y। तो सबसे पहले तो हमको ये देखो कि x का मान कितना निकल के आया, तो आप बोल सकते हो कि 3 निकल के आ गया, और y का मान 4। तो देखो 7 गुना 3 प्लस 7 गुना और y का मान 4 और इसका अंडर रूट। तो ये हो गया 7 ये 21 प्लस 7 चौक 28 और इसका अंडर रूट। तो 20 और 20 40, 48 और 1 49, और 49 का अंडर रूट कितना होता है 7। तो ये हमारा एक्चुअल आंसर हो गया, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो बताओ किसी को कोई दिक्कत समस्या परेशानी है तो सबसे पहले हमको क्या करना है, 72 दे रखा है, 72 के 2 टुकड़े हो गए 9 और 8। तो 8 का देखना है लास्ट की 3 डिजिट को काम में लेके, यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा हमारा y का मान। फिर y का मान आ गया तो टोटल डिजिट को जोड़ो, ये हो जाएगा 51x, तो इसमें 9 का भाग देंगे तो x का मान निकल के आ गया 3। x और y की वैल्यू इस समीकरण में रखना है जिसका हमको मान ज्ञात करना है, तो हमारा आंसर। ठीक है, आगे चलो। फिर आगे दे रखा है कि ये संख्या है 3 और 10 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि 10 के भाजकता का नियम हमको पता होना चाहिए। 10 के भाजकता का नियम ये कहता है कि अगर संख्या के लास्ट में 0 है, क्या है, चाहे कितनी बड़ी संख्या हो लेकिन लास्ट में अगर 0 है तो उसके अंदर 10 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा, यानी 0 से 0 कट जाएगा। ये बात समझ में आ गई। अब मेरे को ये बताओ, इन सभी को हम गुणा करेंगे, जो संख्याएं दे रखी है, तो ये सबको गुणा करने के बजाय अगर हम इसके इकाई के अंक पता कर लें कि इस संख्या में इकाई का अंक क्या होने वाला है, तो देखो 5, 2 और 3, यानी 3 गुना 2 गुना 5, तो 5 दूनी 10, 10 तिया 30। तो बताओ इकाई का अंक यहाँ पे क्या होने वाला है 0, और इसके अंदर 10 का भाग देंगे तो बताओ भाग पूरा पूरा जाएगा कि नहीं जाएगा। आप बोलोगे भाग पूरा पूरा जाएगा, तो यही तो पूछा है कि शेषफल क्या बचेगा, तो शेषफल कुछ नहीं बचेगा, इसका मतलब शेषफल 0 बचेगा, यानी ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। ठीक, आगे देखो, m के सबसे बड़े और सबसे छोटे संभावित मान का गुणनफल ज्ञात करें जिसके लिए ये संख्या दे रखी है ये 9 से विभाज्य हो जाएगा। तो 9 की भाजकता का हमको नियम पता है, क्या है कि इन सबको पहले जोड़ना है और जोड़ने के बाद में क्या करना है 9 से भाग करना है। तो संख्या देखो क्या दे रखी है, 5m, 8, 3, फिर m है, फिर 4 है, फिर m है, फिर 1 है। इसके अंदर 9 का भाग देना है। क्या करना है, 9 का भाग देना है। तो सबसे पहले तो ये देखो 5 और 4 9, और 9 और 1 10 और 8 18, 19 20 21। एक साइड में तो आ गया 21, फिर आ गया 1m 2m 3m प्लस 3m। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब ये क्या बोल रहा है मेरे को ये बताओ, 21 है तो हम इसको और भी छोटा कर सकते हैं, क्यों, संख्याओं को तो जोड़ना है। तो 2 और 1 कितना हो गया 3 हो गया, कितना हो गया 3, तो ये आ गया 3 प्लस 3m और इसमें 9 का भाग देना है। अब ये बोल रहा है कि सबसे छोटा मान और सबसे बड़ा मान बताओ। तो पहले छोटे से स्टार्ट करते हैं। तो छोटा मान क्या होता है 1 होता है, तो m की जगह 1 रखूं तो 3 एकम 3 और 3 और 3 कितना हो गया 6। तो बताओ काम चलेगा क्या, 6 में 9 का भाग जा रहा, नहीं जा रहा पूरा पूरा, छोड़ो। फिर 2 देखो, तो m का मान 2 रखने पे क्या हो गया 3 दूनी 6 और 6 प्लस 3 कितना हो गया 9 हो गया। तो ये हमारा यहाँ पे काम चल गया कि m का मान यहाँ पे मैं अगर 2 रख दूं तो ये हो गया 3 दूनी 6 और 6 प्लस 3 कितना हुआ 9, 9 में 9 का भाग जा रहा है। इसका मतलब जो छोटा मान है, कौन सा मान छोटा, वो तो आ गया हमारे पास 2। अब बात करते हैं बड़े मान की। तो ये बताओ मेरे को कि एक सिंगल डिजिट हाईएस्ट कितनी बड़ी हो सकती है, 1 से स्टार्ट होके 9 तक जा सकती है। 9 के बाद में सिंगल डिजिट नहीं रहती, 10 डबल डिजिट यानी 2 अंक बन जाते हैं। तो 9 तक देखते हैं, तो सबसे बड़ा अंक होता है 9। तो 9 से ट्राई करो, तो 9 30 27, 27 और 3 27, 28 29 30, 30 में 9 का भाग नहीं जा रहा। उसके बाद में क्या आता है छोटा, देखो 8, 8 3 24 और 24 और 3 कितना हो गया 24 25 26 27। तो 27 के अंदर 9 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि बड़ा मान क्या हो जाएगा, तो बड़ा मान हो जाएगा यहाँ पे 8। तो बताओ समझ में आया कि नहीं आया। इसमें ये पूछा है कि ये जो संख्या दे रखी है इसके अंदर 9 से विभाज्य है,
तो m का मान सबसे छोटा और सबसे बड़ा बताना है। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को फिर से बैक करके देख लेना, लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते रहते हैं, एकदम इजी इजी क्वेश्चन है। आगे देखो, यदि 8 7 605 x 31 y 9 अंकों वाली ऐसी संख्या है जो 72 से विभाज्य है तो 2x माइनस 3y का मान ज्ञात कीजिए। अब ये क्वेश्चन सेम टू सेम वही क्वेश्चन है जो हमने थोड़ी देर पहले किया था, कि उसमें भी 72 था, तो 72 के हमने दो टुकड़े किए थे, कौन से, 8 और 9। याद आ रहा है सबको, 8 और 9। सबसे पहले मैंने क्या किया था, याद करो, कि लास्ट की जो 3 डिजिट है यानी 31y, इसके अंदर 8 से भाग करना है। तो 8 से भाग करना है तो देखो, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 32 तो 31 से ज्यादा हो गया। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24 तक हमको भाग देना है। अब 24 तक अगर हम भाग करेंगे तो 31 है, तो देखो 8 से करेंगे तो 8 तिये 24। अब बताओ कितना शेषफल बचा, 6 बच गया, 7 बच गया ना। और अब मेरे को ये बताओ कि y का मान यहाँ पे उतारेंगे हम, क्या उतारेंगे, y का मान। तो मैं y का मान क्या रखूं कि 8 का भाग पूरा पूरा चला जाए, तो आप बोल सकते हो मिनिमम 1 रखो। तो 1 रखने पे क्या हो जाएगा, 71 हो जाएगा, तो 71 में 8 का भाग नहीं जा रहा। 2 रखने पे 72 हो जाएगा, तो 9 बार 9 अंठा 72 होता है, तो यानी पूरा पूरा चला जाएगा। तो आप बोल सकते हो कि y का मान यहाँ पे क्या निकल के आ गया, 2 निकल के आ गया। तो पूरी संख्या में जो y का मान है वहां पे हम 2 रखेंगे। अब 2 रखने के बाद में क्या होता है कि जो संख्या बचती है उसके अंदर ओनली x एक ऐसी वैल्यू बचेगी जो कि हमको निकालनी है। तो पहले सबका योग करो, तो योग करोगे आप तो देखो 8 7 6 0 5 x 31 और y का मान हमने निकाल लिया। इन सब का योग करोगे तो टोटल संख्या आ जाएगी 32 और प्लस x और बट्टे 9। अब मेरे को ये बताओ कि 32 के अंदर क्या जोड़ें मिनिमम संख्या की 9 से वो क्या हो जाए, पूरी पूरी विभाज्य हो जाए। तो देखो 9 चौक 36 होता है और यहाँ पे 32 है, तो 32 में क्या जोड़ूं कि 36 बन जाए, तो आप बोलोगे 4 जोड़ दो। तो यानी 4 जोड़ने पे 9 से ये पूरा पूरा भाग चला जाएगा। इसका मतलब x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 4। तो ये क्वेश्चन भी आप कर लोगे। आगे देखो, n एक पूर्णांक है जो n क्यूब माइनस n किससे विभाजित होगा। छोटा सा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि इसमें क्या दे रखा है, इसमें ये दे रखा है कि यदि n एक पूर्णांक है तो n क्यूब माइनस n किससे विभाजित होगा। तो n एक पूर्णांक है, इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसे हम अंक रख के देख सकते हैं। यानी हमारे पास है n क्यूब माइनस n। n का मान अगर मैं 1 रखूंगा तो यहाँ भी 1 हो जाएगा और यहाँ भी 1, और माइनस का चिन्ह है तो 1 में से 1 घटाएंगे 0 बन जाएगा। तो इससे तो हम भाग दे के नहीं देख सकते, तो 1 को छोड़ो, 2 रख के देखो, 2 की क्यूब करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 माइनस 2 कितना होता है, तो आप बोलोगे 6 होता है। चलो, तो ये 4 से भी नहीं जा रहा, 5 से भी नहीं जा रहा, 6 से भाग जा रहा है, 7 से भी नहीं जा रहा। चलो पहली बात तो हमने ये कंप्लीट कर ली। दूसरी हम देखते हैं कि चलो 2 के अलावा हम 3 से ट्राई करते हैं। तो 3 तिया 9, 9 ती 27, 27 माइनस 3, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 25 हो गया क्या, 24। तो 24 में भी 6 का भाग जा रहा है, 6 चौक 24। तो यहाँ पे ये कन्फर्म हो गया कि इसमें 6 का भाग जाएगा। चाहे n का मान आप 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 1 तो रखना नहीं है क्योंकि 0 हो जाएगा। 2 3 4 5 6 कुछ भी रखो, लेकिन 6 का भाग यहाँ पे जाएगा। तो बताओ इस क्वेश्चन को करने में कोई समस्या आई क्या, नहीं आई ना। तो ये देखो, निम्न में से कौन सी संख्या 88 से विभाज्य है। किसकी बात हो रही है यहाँ पे, 88 की। तो 88 का मतलब क्या हो गया, दो टुकड़ों में तोड़ना है। क्या हो जाएगा, 11 और गुना 8, 11 गुना 8 कितना होता है, 88 होता है। और मेरे को ये भी पता है कि अब आपको पता चल गया कि 8 की भाजकता का नियम क्या कहता है। 8 की भाजकता का नियम कहता है कि लास्ट की जो 3 डिजिट है उसके अंदर 8 का भाग जाना चाहिए। तो इन सब में आप अलग अलग भाग दे के देख सकते हो चारों ऑप्शन में कि कौन सी 3 संख्याएं हैं लास्ट की जिसके अंदर 8 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो सबसे पहले तो उसको सिलेक्ट करो, कर लिया। अब अगर 8 का जा रहा है तो 11 का भी जाना जरूरी है। तो 11 की भाजकता का नियम क्या कहता है पता है आपको, वही कहता है कि सम संख्या वाले एक जगह पे ऐड करो और विषम संख्या वाले एक जगह पे। कर लिया। उसके बाद में उसका अंतर देखना, अगर अंतर या तो 0 आ जाए या फिर कोई ऐसी संख्या आ जाए जो 11 से भाग जाती हो, तो हमारा यहाँ पे आंसर वही हो जाएगा। तो जैसे कि ऑप्शन 3 है, इसको लेके चलो, 2 7 7 64 00। तो इसके अंदर लास्ट की 3 डिजिट में हमको क्या करना है, 8 का पहले भाग देना है। तो 8 पंजो 40 और आगे 0 है, तो यानी 50 बार पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो 8 का तो हमको कंफर्म हो गया। अब 8 के अलावा हमको 11 का और देखना है। तो 11 क्या हो जाए, 7 और 2 9, और 9 और 4 कितना होता है
नहीं, 7 और 2 9, और 9 और 4 कितना, 13 होता है। कितना हो जाएगा, 13। अब ये देखो सम वाले, 6 7 कितना हो गया, 13। आगे तो 0 दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो 13 माइनस 13 कितना हो गया, यहाँ पे 0 हो गया। तो यानी हमको ये दो कंडीशन चाहिए थी, इसमें से एक मिल गई। या तो 0 होना चाहिए या फिर ऐसी संख्या जो 11 से भाग जानी चाहिए। तो यहाँ पे हमको 11, यानी अब हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन सी के अंदर जो संख्या है उसमें 8 का भी जा रहा है भाग और 11 का भी जा रहा है। तो इन दोनों का अगर जा रहा है, इसका मतलब ये संख्या 88 से क्या हो रही है, विभाज्य हो रही है। ठीक है, आगे देखो, आज का लास्ट क्वेश्चन है। दो संख्याओं का योग दे रखा है, कितना दे रखा है, 26, और उसका अंतर है 14। तो पहले तो हमको इतना करना है कि मान लो वो दो संख्याएं क्या है, x और y है, तो उसका योग तो क्या दे रखा है, 26, और अंतर यानी x माइनस वाई कितना दे रखा है, 14। तो यहाँ से x या y की वैल्यू हम निकाल सकते हैं क्या, क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि अब देखो यहाँ पे y से y कैंसिल, और x और x कितना हो गया, 2x, और ये दोनों को जोड़ो तो ये कितना हो गया, 6 4 10, और 2 1 3 1 4 40। तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, 20। x की वैल्यू कितनी आ गई, 20। अब इस x की वैल्यू को चाहे तो पहले वाले समीकरण में रखो चाहे दूसरे वाले में, यहाँ से हमको y की वैल्यू आ जाएगी। कैसे, ये 26 है, और 26 में से अगर x को घटाऊंगा तो y की वैल्यू बचेगी, नहीं बचेगी, और x का मान 20 है, तो 26 में से 20 गया तो कितना बचा, 6 बचेगा। इसका मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई, 6। तो यानी x की वैल्यू 20, y और y की वैल्यू 6। अब देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये बोल रहा है कि बड़ी संख्या के 3 गुने, ध्यान से पढ़ना इसको। ये बोल रहा है कि बड़ी संख्या के 3 गुने को छोटी संख्या से भाग देने पे क्या बचेगा। तो बड़ी संख्या क्या है, 20 है, तो इसका 3 गुना, तो 20 का 3 गुना 60 होता है, और इसमें छोटी संख्या 6 का भाग देना है। तो बताओ कितना बचेगा, 60 में अगर 6 का भाग जाएगा तो कितना शेष बचेगा, 10 बचेगा। यानी इस ये बोल रहा है भागफल कितना बचेगा, तो भागफल कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो बताओ समझ में आया कि नहीं आया। तो हमने सारे के सारे कंसेप्ट के ऊपर जो क्वेश्चन थे जो हमने पढ़ाया था वो सारे इन दोनों वीडियो में कंप्लीट कर लिए। तो उम्मीद है पूरी की पूरी वीडियो समझ में आई है। जो क्वेश्चन नहीं समझ में आया उसका आप कमेंट करके बता सकते हो, उसका अगली वीडियो में हम सोल्यूशन फिर से बता देंगे। तो ये हमारा पहला टॉपिक था जो कि नंबर सिस्टम था, वो आज हमारा कंप्लीट हो गया। कल से हम नए टॉपिक की हम बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।